Hello guys, welcome to my channel Study Tips and you can also search on YouTube at the rate Tips of Study 967. ओके आज हम वीडियो के अंदर लेकर आए क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लाइट चैप्टर से होंगे आपके लिए। ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे सो दैट आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 है उसके लिए बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू स्लाइड से कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो आपको दोनों लॉज आने चाहिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन का है, सेकेंड लॉ जो है वो रिफ्रैक्शन का है। ओके, रिफ्लेक्शन और जो आपका सेकंड वन है वो है आपका रिफ्रैक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन तो आप पहले की क्लासेस के अंदर प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है आपका उसको आपको पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के अंदर ये टॉपिक जो है वो न्यू आया है। ओके, तो जल्दी से हम दोनों ही लॉ को जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ था, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है वो क्या बोलता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, और अगर हम सेकंड बात अगर करें, ये तो पहला लॉ हो गया, और सेकंड बात अगर हम करेंगे तो सेकंड बात के अंदर आप ध्यान से एक चीज़ को समझिए कि आपकी कौन सी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड वाली भी, ठीक है, तीनों जो होती हैं वो एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं। तीनों जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी रिफ्रैक्शन की। किसकी? रिफ्रैक्शन। देखो, ये सारे के सारे जो आपको लॉ हैं ये बुक्स के अंदर आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको उससे भी एक बार रीड करना है। बस आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझने वाली बात यह है कि एंगल आई जो होना चाहिए वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, और इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है, तीनों की तीनों एक पॉइंट पे आकर मीट करेंगे जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रिफ्रैक्शन जो है, ठीक है, रिफ्रैक्शन जो है उसको करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, रिफ्रैक्शन के अंदर जो पहला पार्ट है आपका, ठीक है, रिफ्रैक्शन जो है टॉपिक, उसका पहला पार्ट अगर हम देखेंगे तो आप बताइए कौन सा होगा? जल्दी से, फास्ट, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी। देखिए, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी आपकी नॉर्मल रे। उधर रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड LEC, यहाँ है RAC। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस आपको बहुत पता होना चाहिए। और ये पहला जो आपका होगा, अगर ये तीनों के तीनों एक प्लेन पर मीट करेंगे तो ये भी उसी की तरह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इसका जो सेकेंड लॉ है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखना ध्यान से, लॉ वाले की बात जो सेकेंड वाला है, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये रेशियो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि साइन आई अपॉन में साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एंड दिस कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या डिनोट करता है? ये आपको डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। आ रहा है समझ आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वाला जो लॉ है, याद रखेंगे, ये वाला जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। आ रहा है समझ? तो ये सारी चीज़ें आपको, ये दो जो लॉ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ सकता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ सकता है। और सेकंड बात जो मैंने आपको बताई है स्नेल्स लॉ की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ के अंदर क्या होता है? साइन आई साइन आर के इक्वल होता है और इसको हम कांस्टेंट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो शो करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ओके, आ रहा है समझ? अब देखो आगे अगर हम इसके अंदर दिमाग लगाएं अपना, तो एक चीज़ और हमें समझ में आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेज की। ठीक है,
टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज। तो बेटा देखो, इमेज के टाइप्स जो कि अगर हम बात करें तो दो तरह की जो होती है आपकी इमेज बनती है। पहली बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और दूसरी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इधर लिख लीजिए, आर फॉर रियल, आई फॉर इन्वर्टेड, वी फॉर वर्चुअल एंड ई फॉर इरेक्ट। तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए जो कि पेपर में पूछा जाता है, कि जैसे मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती है, पीछे स्लाइड में मैंने बता दिया आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिए, स्नेल्स लॉ क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है, प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर आप सब जानते हो, प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा आपकी जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में आपको बताना है। पहली बात ये होती है कि वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगी इमेज, प्लेन मिरर पे हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही इमेज बनती है। दूसरी जो उसकी बात है, खासियत ये है कि जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज़ ऑफ इमेज भी होता है। तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आप ऐसे लिख देंगे, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, आप अपने नोट्स बनाते रहिए, साइज़ ऑफ इमेज, ताकि आपको क्लियर होती रहें सभी चीज़ें। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो गया वो साइज़ ऑफ इमेज की फॉर्म में होगा, यानी कि अगर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट मान के चलो 4 सेंटीमीटर है तो प्लेन मिरर पे जो साइज़ ऑफ इमेज बनेगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही बनेगी। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाओगे तो साइज़ ऑफ इमेज बढ़ेगी, अगर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज़ करोगे तो साइज़ ऑफ इमेज भी डिक्रीज़ होगी। नाउ थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब ये है, दूरी की बात करें, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अगर मान के चलो आपका 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, एक मिरर है प्लेन मिरर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज आपकी बनेगी, ऑब्जेक्ट हो गया, और आपकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। डिस्टेंस की बात है, सेकंड पॉइंट में साइज़ की बात थी, हाइट की बात आएगी इसमें, और पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर के बारे में अगर मैंने बात करी कि एक ऐसी इमेज बनती है तो वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अब चौथी की बात करें, जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ आपका लेटरल इन्वर्जन। ओके, कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बहुत अच्छा शब्द है, ये कई बार पूछा जाता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब बेटा ये होता है, जब आप एक प्लेन मिरर पे खड़े होते हो तो आपका लेफ़्ट साइड राइट दिखता है, राइट साइड लेफ़्ट दिखता है, इसी फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन हमेशा आपको प्लेन मिरर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये शो करता है आपका राइट साइड लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड राइट शो करेगा। तो ये हैं आपके प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल होगा। और चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है लेटरल इन्वर्जन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया आपको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो ये कई बार पूछे गए हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आता है आपका मैग्नीफिकेशन की तरफ, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक्स मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो भी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह आ रही है, उसको आप नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे, और आप अपने टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैग्नीफिकेशन की यदि बात करें तो मैग्नीफिकेशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि ये एक रेशियो क्वांटिटी होती है, जहाँ पर रेशियो जो आता है वो आपका सबसे ऊपर आएगा। ये ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाइट इमेज की ऊपर आती है, हाइट ऑफ इमेज ऊपर आएगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो रेशियो होता है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। इसके फॉर्मूले को जल्दी से देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपका जो मैग्नीफिकेशन होता है उसे छोटे m से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूले की यदि बात करें तो हाइट ऑफ इमेज को आप डिनोट करते हो h2 से,
कुछ इसको एच डैश से भी डिनोट कर लेते हैं, वो अलग अलग तरीका है लोगों का सॉल्व करने का। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप डिनोट करेंगे h1 से, और अगर यहाँ पर आप एच डैश ले रहे हो इमेज को तो h लेना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला एक तैयार हो गया, m इज इक्वल टू h2, या फिर ये वाला लगाएंगे या आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो ये है कि यदि मैग्नीफिकेशन आपका प्लस में आएगा, यदि यदि मैग्नीफिकेशन आपका प्लस में आता है तो वो हो जाएगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी इमेज बनाएगा वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनाएगा? ओके। और अगर बात करें कि मैग्नीफिकेशन अगर वो माइनस में यानी कि नेगेटिव बना रहा है तो वो हमेशा इमेज जो होगी वो होगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो आपको ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में आ रहा है, आप जब सॉल्व करेंगे फॉर्मूला वगैरह में, और अगर आपका प्लस में आ रहा है तो आप समझ लेंगे कि वो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बना रहा होगा। और अगर मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वो रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मैग्नीफिकेशन +2 दे रखा है, तो आप बताइए कि किस तरीके की इमेज वो फॉर्म कर रहा होगा। तो अगर वो +2 में दे रखा है, +3 में दे रखा है तो वो वर्चुअल डायरेक्ट बनाएगा। और अगर एग्जांपल में आ जाएगा कि -3 बना रहा है, मैग्नीफिकेशन -3 दे रखा है, और बताइए आप नेचर क्या होगा इमेज का, तो वो रियल इन्वर्टेड होगा। तो ये सारी जो होती है आपको टिप्स में पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, सो दैट आप बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी स्टक ना हो जाओ। और अगर आप स्टक हो जाओगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको एक 90+ के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको कवर अप कर सकें और अपना साइंस का एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट तरीके से दे पाएँ। ओके, इतनी चीज़ आपको ये सब क्लियर हो गई कि कैसे मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में होगा तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव में होगा तो रियल इन्वर्टेड हो गया। इतना क्लियर? एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान में रखेंगे। यदि मैग्नीफिकेशन, याद रखना, यदि मैग्नीफिकेशन जो है आप निकालते हो, मान के चलो कोई भी आपने सॉल्व किया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ h, ठीक है, h2 लिया और h1 लिया, मान लो एग्जांपल एक 4 था और एक था 2 था, मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया +2, ठीक है। तो जब आप +2 लगाएंगे तो यहाँ पर कोई भी एसआई यूनिट नहीं आएगी। एसआई यूनिट कोई भी नहीं आएगी। जैसे आप कोई भी चीज़ निकालते हो तो लीटर, किलोलीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ तो लगाते हो, बट यहाँ पर नहीं आएगी। देखो, मैग्नीफिकेशन की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती। देयर इज़ नो एसआई यूनिट। ओके, तो याद रखेंगे जब भी अगर मैग्नीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आएगा और आप अगर एसआई यूनिट लगा रहे हो तो वो आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है उसके अंदर एसआई यूनिट नहीं लगती। इतना क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, जल्दी से हम एक बार स्लाइड्स को अपनी देख लेते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से, सो दैट आपको पता चले। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल आई एंगल आर लिया था। फिर हमने रिफ्रैक्शन को समझा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे ये सब होती हैं, ठीक है। और फिर हमने ये सारी स्लाइड्स के अंदर किया। फिर टाइप्स ऑफ इमेज हमने पढ़ी, रियल इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। फिर हमने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। फिर मैग्नीफिकेशन को पढ़ा कि मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने 9वीं स्लाइड के अंदर हमने कहीं ना कहीं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले को समझा। और फिर 10वीं के अंदर हमने समझा कि अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में होगा तो क्या नेचर होगा इमेज का, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो क्या नेचर होगा। फिर 11वीं के अंदर हम लोगों ने आपका एग्जाम्पल अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हमने एग्जाम्पल कर लिया है कि एसआई यूनिट, ये 6 नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है एसआई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। एसआई यूनिट नहीं होगी, इसकी मैग्नीफिकेशन की एसआई यूनिट नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया? अच्छे से आगे बढ़े। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही है वो भी पूछा गया है कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रही है अगर +1। अगर देखो एक चीज़ याद रखो, अगर +1 कर रही है, ठीक है, +1, तो इसका मतलब ये है, इतना तो कॉमन आपको ये चीज़ पता होगी कि H2 और H1 दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तब भी 1 आएगा। अगर 2 और 2 है तो भी 1 आएगा, 3 और 3 है तो भी 1। इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जो हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, जो आपकी हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। इतना समझ में आया? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो आप इसके अंदर क्या थ्योरी लिखेंगे कि क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो प्लेन मिरर के अंदर ही बनती है, इसीलिए ये क्या बनाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगी, ठीक है। और ये आपकी इमेज जो है
हाइट ऑफ इमेज वो इक्वल बनाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। इतना क्लियर हुआ? मैं आपको बिल्कुल मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर सकें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को। समझ पा रहे हो? कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रे डायग्राम आता है कॉनकेव मिरर का, बहुत सारे हैं रे डायग्राम, लेकिन कॉनकेव मिरर का एक आता है रे डायग्राम, जो ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें, फोकस यदि फोकस और पोल के बीच में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, जैसे ये एक मिरर बना दिया, ठीक है, ये एक कॉनकेव मिरर है, क्लियर, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ फोकस है, ठीक है, ये आपका कर्वेचर है मान लो, ठीक है। तो जब भी आपकी कोई भी, आपको एक चीज़ ये पता है कि जब भी कोई रे आती है उन दोनों के बीच में, ये फोकस है और ये पोल है, फोकस और पोल के बीच में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो एक तो फोकस से जाएगी ऐसे करके नीचे की साइड, रे डायग्राम को ऐसे शो कर देते हैं, एक ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरफ से, और एक ग्रीन से शो कर देते हैं दूसरी लाइन, एक पीछे की तरफ जाएगी। जैसे ये इसके बाहर जाएगी, ठीक है, इसको अलग कलर से, ये मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ, ये दोनों लाइनें ही डॉटेड में जाएंगी, डॉटेड मतलब इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। फिर ये दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगी, इस पॉइंट पर मीट करेंगी, ठीक है, इस पॉइंट पर मीट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी, ये पॉइंट पर जब जिस पर ये मीट करेंगी, वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो आप देखिए, जब जब हम फोकस और पोल के बीच के अंदर, फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कॉनकेव मिरर वाले केस में, तो वो बाहर की ओर बन रही है, और बाहर की ओर अगर एक इमेज बन रही है तो वो जो बनाएगी वो क्या बनाएगी, आपका वर्चुअल और इरेक्ट। सिर्फ ये ही ऐसा केस है, सिर्फ कॉनकेव मिरर का यही एक ऐसा केस है जहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट बनती है, इसीलिए पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस जो है वो पेपर में कई बार पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स या ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में अगर रखी गई है तो आप एक रे डायग्राम को शो करिए। रे डायग्राम तो मैंने बनाना सिखाई दिया, दूसरा मैंने आपको नेचर भी बता दिया कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। पोजीशन की यदि बात करूँ तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि पीछे बन रही है, ये मिरर है और इसके पीछे बन रही है, ठीक है। और ये साइज़ की यदि बात करूँ तो हाईली इनलार्ज, आप दिख रहा भी होगा, इमेज जो है वो इतनी सी, आपकी ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज बहुत बड़ी बन रही है, तो ये क्या हो गई, आपकी हाईली इनलार्ज बन गई। तो तीनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया? तो इस वाली वीडियो के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम इसी चैप्टर की लाइट के और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस, और इस बार हमें क्या चाहिए, 90+ मार्क्स, ठीक है। जिन लोगों ने पहले से अच्छे से कर रखी है तैयारी, वो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। कोई भी आप पॉइंट्स को मिस नहीं करिए, क्योंकि जिसको आता है उसकी एक शार्प हो जाएगी आपकी नॉलेज, और जिसको नहीं आता उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से स्किप ना करिए वीडियो को पूरा देखिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, सो दैट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए। जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सो दैट आप लोग एक सीरीज़ के साथ जुड़ जाएँ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।